भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आप होस्ट बना दीजिएगा। बना दिया आपने? जी जी। अच्छा। तो सबसे पहले तो भाई, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। टाइम के ऊपर आए आप, बहुत अच्छी बात है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, चलें इससे पहले कि मैं ये शेयरिंग करूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं? अपना अगर हाथ खड़ा करें कि अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट किसी ने पढ़ा है जो इस सेशन में है। ओके। सो देयर आर टू पीपल जिन्होंने अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है। अच्छा, चलें, आपको शायद पता नहीं फायदा हो या नहीं हो इस बात से, देखते हैं। तो जिन लोगों ने अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है वो एंड के अंदर मुझे बताएंगे कि उनको कोई इसका फायदा भी हुआ है कि नहीं। अच्छा, देखें, एक एंटरप्रेन्योर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज या सबसे बड़ा बेनिफिट होता है बनने का, वो ये होता है कि आप एक ऑलराउंडर बनते हैं। ऑलराउंडर का मतलब ये है कि सिर्फ जिस काम को आप जानते हैं सिर्फ वही नहीं, बल्कि एक बिजनेस चलाने के लिए जितने सारे भी काम करने, उन सब को आपको टैकल करना पड़ता है, उन सब को आपको डील करना पड़ता है। एंड दैट इज योर लर्निंग। तो अगर आप एक अपनी स्टार्टअप लेके चल रहे हैं तो बुनियादी तौर पर सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिल रहा है कि एक बिजनेस को चलाने के लिए जितने सारे टॉपिक्स, जितनी सारी नॉलेज, जितनी सारी स्किल्स चाहिए हैं, वो आपको सीखनी पड़ती हैं। ठीक है? तो ये कहते हैं ना, दो धारी तलवार है। और क्या कहते हैं, अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपका बिजनेस डूब जाएगा, क्योंकि सूनर और लेटर कोई ना कोई बंदा आपको चूना लगा के चला जाएगा। ठीक है? तो लिहाजा आपको समझना जरूरी है तमाम चीजों का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एक टॉपिक है फाइनेंस, पैसे। और जैसे कंप्यूटर वाले हैं, जो आईटी वाले हैं, उनकी अपनी एक जार्गन है, राइट? वो जब बातें कर रहे होते हैं दूसरे लोगों की कुछ समझ में नहीं आती। डॉक्टर्स की अपनी जार्गन है, वो बातें कर रहे होते हैं दूसरे लोगों को समझ में नहीं आती। लॉयर्स की एक जार्गन है, वो बातें कर रहे होते हैं समझ में नहीं आती। इसी तरह अकाउंटेंट की भी एक जार्गन है, और अकाउंटेंट बातें कर रहे होते हैं तो बस इंसान के सर के ऊपर से गुजर जाती हैं, पता नहीं है क्या बातें कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि आज का जो सेशन है उसमें आपको वो तमाम चीजें जो आमतौर पे अकाउंट्स वाले दूसरों को, क्या कहते हैं, अपना नॉट जानबूझ के जिसकी वजह से दूसरे लोग परेशान होते हैं, वो तमाम बातें, तो मैं चाहूंगा कि वो सब आपके जहन में क्लियर हो जाएं। ठीक है? और अल्लाह ने चाहा तो अगर आपने अटेंशन के साथ ये सेशन अटेंड किया तो इसके एंड के अंदर आपको, बाय द एंड ऑफ इट, यू वुड नो कि अकाउंटिंग कैसे होती है। ऑफ कोर्स आप अकाउंटेंट नहीं बन जाएंगे, मेरा वादा ये नहीं है कि आप अकाउंटेंट बन जाएंगे, लेकिन आपकी समझ में वो बातें आने लगेंगी। ठीक है ना? और यही इस प्रोग्राम का मकसद है कि आपकी समझ में आने लगे। ओके, अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, इसका नाम पता नहीं क्यों लिखा है, स्टार्टअप फॉर डमीज, फाइनेंसेस फॉर डमीज, बट एनीवेज, आप लोग डमी नहीं है, ये होना चाहिए स्टार्टअप फाइनेंसेस फॉर फाउंडर्स, बट दैट्स ओके। इट इज एज्यूम दैट यू एक्चुअली डोंट नो मच अबाउट अकाउंटिंग। ठीक है? अच्छा, चैट के ऊपर किसी ने कोई मैसेज भेजा है मुझे? अच्छा, ये पहले का है। ठीक है। नहीं, वो एक ने कहा है कि मेरे साथ हो चुका है। हाँ। तो फाइनेंसेस बेसिकली कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, और मैं आपको सबसे पहले तो बेसिक बता दूं। पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, और पैसे बन रहे हैं। तीन चीजें: पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, और पैसे बन रहे हैं या नुकसान उठा रहे हैं। अगर पैसे कम आ रहे हैं और जा रहे ज्यादा हैं तो नुकसान उठा रहे हैं, और अगर पैसे ज्यादा आ रहे हैं और जा रहे कम है तो प्रॉफिट में। ठीक है? ये तो बिल्कुल सिंपल बेसिक है जो आप सब लोगों को वैसे ही पता होगी। ठीक है ना? अगर किसी को ये भी नहीं पता है तो उसको थोड़ी बेसिक ज्यादा उसमें करनी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल, बुनियादी तौर पर एक अकाउंटिंग के सिस्टम में या एक अकाउंटिंग का सेटअप में तीन चीजों को मॉनिटर किया जाता है। तीन चीजें: कैपिटल फ्लो, ऑपरेशंस फ्लो, एंड कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब है हार्ड कैश, कितना आया और कितना गया। ठीक है? हार्ड कैश क्यों गिना जाता है? क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि आपको लोगों से पैसे लेने होते हैं लेकिन आए नहीं होते आपको। तो लगता तो है कि यार ये सेल हो गई, ये सेल हो गई, हमारा बिजनेस तो सही चलना चाहिए, लेकिन पैसे नहीं है, कैश नहीं है, क्योंकि पेमेंट्स नहीं हुई है। कभी ऐसा भी होता है कि हमने चीजें उठा ली हैं उधार के ऊपर। ठीक है? तो वैसे तो लग रहा है कि हम कोई चीज नहीं खरीद रहे, लेकिन पैसे देने हैं। तो कैश फ्लो जरूरी है ये देखने के लिए कि बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, जेब में कितने पैसे हैं, वॉलेट में रखे हुए हैं, किसी और के पास रखे हुए हैं, वट एवर, वो पैसे कितने आए और कितने गए। और ये सिर्फ हार्ड कैश, यानी पैसे, रकम आपके हाथ में हो, ये उसका नाम है कैश फ्लो। ठीक है? तो कैश फ्लो आमतौर पे यूज किया जाता है कैश मैनेजमेंट के लिए, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कंपनी के पास पैसे खत्म हो जाए। क्योंकि अगर कंपनी के पास पैसे खत्म हो गए और आगे लोगों को पैसे देने, तो कैसे देंगे, सैलरीज कैसे देंगे। अच्छा, एक स्टार्टअप के साथ कैश फ्लो की बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि
स्टार्टअप बेचारी के पास तो ज्यादा पैसे होते नहीं है, तो लिहाजा कैश फ्लो इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। इसी के ऊपर जो कैश आपके हाथ में होता है वो, और आप जो हर महीने पैसे खर्च कर रहे होते हैं वो, उसकी बुनियाद, जो हर महीने पैसे खर्च कर रहे होते हैं उसको बर्न रेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बर्न रेट। और जितने पैसे आपके हाथ में हैं अगर उसको डिवाइड करें अपने बर्न रेट से तो आपको पता चलेगा कि आपके हाथ में जो पैसे हैं वो कितने महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सेकेंड। तो आप कितनी, ओके, सो यहाँ पे सुबह सुबह सब लोग जागे हैं तो दे आर ऑल फिगरिंग आउट देयर डे। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, अपना मंथली बर्न रेट, कितने पैसे हाथ में हैं उसको डिवाइड करें तो उससे आपका रनवे कैलकुलेट होता है। तो कैश फ्लो इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद है ऑपरेशंस फ्लो, कि एक्चुअली इनकम कितनी हुई है, एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, और साल के एंड के अंदर प्रॉफिट में है या लॉस में। ठीक है। इनकम और एक्सपेंसेस आमतौर पे जरूरी नहीं है कि उसी वक्त ही कैश में तब्दील हो जाए। जैसे मैंने कहा कि आप बेच देते हैं और पैसे बाद में कलेक्ट करते हैं, या आप चीजें खरीद लेते हैं और पैसे बाद में पे करते हैं, राइट। सो जो ऑपरेशंस फ्लो है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, कुछ लोग इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, दैट इज बेसिकली टू टेल यू कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपकी कंपनी ने पैसे बनाए या लूज किए, किसी भी टाइम फ्रेम में, एक महीने में, एक क्वार्टर में, एक साल में, एक दिन में। आपने आमतौर पे दिनों को नहीं देखते, आमतौर पे महीनों को देखते हैं, लेकिन जो कैश हैवी बिजनेस होता है जैसे रिटेल वगैरह का, तो उसमें डेली भी देख सकते हैं और आप वीकली भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस फ्लो है। और जो लास्ट पार्ट है वो है कैपिटल फ्लो। कैपिटल फ्लो का मतलब है कि वो पैसे या वो चीजें जो आपके बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म जो है वो वैल्यू क्रिएट कर रही हैं, दैट इज ऑन द बैलेंस शीट, कि भाई मैंने इतने पैसे डाले और अब मेरे बिजनेस की वैल्यू ये है। जब बिजनेस की वैल्यूएशन होती है तो वो बैलेंस शीट के ऊपर होती है। ठीक है। बिजनेस की हेल्थ को देखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, और आपकी कंडीशन को देखा जाता है कैश फ्लो के ऊपर। ठीक है। यहां तक कि किसी के दिमाग में कोई सवाल है, ये तीन चीजें जो मेजर की जाती हैं अकाउंटिंग के अंदर, इसके बारे में किसी का कोई सवाल है? आप हाथ रेस कर सकते हैं तो मुझे पता पड़ जाएगा। अच्छा, चले नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अभी आगे चलते हैं। अभी मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो तैयार रहिएगा, ऐसे नहीं होगा कि आप चुपचाप बैठे रहेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट, दिस इज द रियल गेम, जो आमतौर पे पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप्स के सिस्टम में ज्यादा समझा भी नहीं जाता है। दिस इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब ये है कि मैंने कितने पैसे डाले एज एन इन्वेस्टर कंपनी में या एज ए फाउंडर कंपनी में, और उससे क्या वैल्यू जनरेट की, अब मेरी बिजनेस की क्या वैल्यू है, ये बैलेंस शीट से पता चलता है। बैलेंस शीट के अंदर बेसिक क्या है, कितने पैसे डाले, कितना टाइम एंड एफर्ट डाला, कितनी और चीजें डाली, कितने पैसों के बदले में चीजें खरीदी, कितने चीजों और कितनी चीजें बेची, और जो नुकसान हो रहा है वो कितना हुआ, अगर नुकसान हुआ, और अगर प्रॉफिट हुआ तो वो तो आपके एसेट्स में आ जाएगा, कैश में। ठीक है। उससे आपको पता पड़ेगा कि आपने जो सामान खरीदा और जो सामान बेचा और जो सामान आपके पास रखा हुआ है, जो पैसे आपके पास आए, जो पैसे आपने दे दिए और जो पैसे बच गए आपके पास, ये सारी चीजें कंबाइन बैलेंस शीट में आती। ठीक है। तो मैं अब आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं ताकि एग्जांपल से आपकी समझ में आए। कैपिटल इन का मतलब है बिल्डिंग एसेट्स। एसेट्स बुनियादी तौर पर दो या तीन तरीकों के होते हैं। करंट एसेट्स, ये वो एसेट्स हैं जो कैश है आपके पास, यानी इनको लिक्विड एसेट्स भी कहते हैं। करंट एसेट्स ऐसे हैं जो आसानी से पैसों में बदले जा सकते हैं। ठीक है। या पैसे हैं तो सोना है, क्या कहते हैं अपना, ऐसी चीजें अगर आपके पास हैं, बैंक अकाउंट में कैश है, जेब में कैश है, वट एवर, राइट। सो दीज आर करंट एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स वो होते हैं जो फौरी तौर पर पैसों में तब्दील नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे आपने एक बिल्डिंग खरीद ली, अब अगर आपने बिल्डिंग खरीद ली एक, तो वो है तो उसकी वैल्यू, राइट, उस बिल्डिंग की अपनी वैल्यू है, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आज आपको चाहिए तो आप आज बिल्डिंग बेच के पैसे ले लें, राइट। सो दैट्स अ लॉन्ग टर्म एसेट। ऐसे एसेट्स जिनको डिस्पोज करने में और जिनको कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगे, या जो आपने ज्यादा अरसे के लिए आपने लिए हो, तो उनको लॉन्ग टर्म एसेट कहते हैं। बिल्डिंग बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। ठीक है। टेंजिबल एसेट्स वर्सेस इंटेंजिबल एसेट्स, ये एक और एसेट के किस्से में डिवाइड करते हैं। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको लोग पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे गाड़ी है, आपने गाड़ी खरीद ली, इट्स अ टेंजिबल एसेट। ठीक है। आपने कंप्यूटर खरीदे, इट्स अ टेंजिबल एसेट। तो आपने क्या किया, आपके पास कैश थे और कैश से आपने कंप्यूटर खरीद लिया। अब जब आपने कैश से कंप्यूटर खरीद लिया तो आपका कैश कन्वर्ट हो गया किसमें,
कंप्यूटर में कैश दे के कंप्यूटर ले लिया, लेकिन वो वैल्यू तो अपनी जगह पे मौजूद है, उस कंप्यूटर की कोई तो वैल्यू है जो मौजूद है, राइट। अब हाँ, उसको बेचने जाए तो शायद इतने पैसे ना मिले, ठीक है। तो ये टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको आप फिजिकली देख के और कह सकते हैं हाँ भाई ये मेरे पास मौजूद है, मैंने फर्नीचर खरीदा, मैंने कंप्यूटर खरीदे, वट एवर, दीज आर टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो फिजिकल वजूद जिनका नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपने एक डोमेन नेम लिया, उसकी बड़ी वैल्यू है, या आपने ये सोच के लिया कि इस डोमेन नेम की बड़ी वैल्यू हो जाएगी, वो एक इनटेंजिबल एसेट है। या आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, अपनी एफर्ट लगा रहे हैं, आपके दूसरे फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं, वो अपना टाइम लगा रहे हैं, अपनी एफर्ट लगा रहे हैं, और क्या बिल्ड कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो आप बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एसेट्स की किस्में हैं। इसी तरह लाइबिलिटीज भी करंट लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर आती हैं। करंट लाइबिलिटी का मतलब है कि जो आप कभी क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपने पैसे खर्च कर दिए और आपने उनको देने, तो दैट इज अ करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ऐसे है जैसे आपने मॉर्गेज ली, राइट, या आपने लोन लिया गवर्नमेंट से जो 5 साल में 10 साल में पे करना है, तो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ठीक है। और लास्ट पार्ट जो आपको समझना चाहिए वो है शेयर होल्डर्स एक्विटी। और शेयर होल्डर एक्विटी जो है वो बेसिकली जितने एसेट्स हैं उनमें से लाइबिलिटीज माइनस करके जो बचेगा वो शेयर होल्डर एक्विटी होगी, ठीक है। तो इस तरह इसको बैलेंस करते हैं कि मुझे लोगों से, मेरे पास इतने पैसे हैं या मुझे इतने लेने हैं या मैं इतने ले सकता हूं, मुझे दूसरे लोगों के इतने पैसे देने हैं या ये मेरी कमिटमेंट्स हैं, और आखिर में जो पैसे बच गए वो मेरे। इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी कंपनी की क्या सिचुएशन, ठीक है। इसका ताल्लुक, इसमें कैश शामिल है, लेकिन रोजमर्रा के कैश का लेना देना इसके अंदर नहीं आता, ठीक है। यहां पे सिर्फ एक पोजीशन आती है कि इस क्वार्टर के एंड में, इस साल के एंड में, इस महीने के एंड में मेरी ये सिचुएशन है, ठीक है। सो वापस इधर आता हूं, कैपिटल इन, कैपिटल आउट, और एंड के अंदर आपको पता पड़ता है कि आपकी वैल्यू चीजों की अगर बढ़ रही है तो वो, मिसाल के तौर पे आपने एक बिल्डिंग ले ली है, आपने एक प्लॉट ले लिया है अपनी कंपनी का, ये जो भी कुछ किया है, अब उसकी वैल्यू बढ़ रही है या उसकी वैल्यू घट रही है। जो एप्रिसिएशन है, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी एप्रिसिएशन होती है, कुछ एसेट्स होते हैं जिनकी डेप्रिसिएशन होती है, यानी उनकी वैल्यू कम होती है। एक कार खरीदी है आपने तो वक्त के साथ उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जबकि एक प्रॉपर्टी खरीदी है आपने तो वक्त के साथ उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। मिसाल के तौर पे आपने स्टॉक्स ले लिए किसी कंपनी के, तो उनकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ओके। सो ये कैपिटल फ्लो स्टार्टअप में कैसे काम करता है, आप शुरू में पैसे टाइम लगाते हैं, राइट। शुरू में हर फाउंडर जो है वो आता है, कुछ पैसे लगाता है, कुछ टाइम लगाता है, उसके बेसिकली ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो आपकी बैलेंस शीट में जानी चाहिए कि भाई मैंने इतने पैसे और इतना टाइम लगाया, तो उसके रिजल्ट में क्या बना। अब उसके रिजल्ट में कुछ तो बनना चाहिए, राइट। खाली आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि जो पैसे आपने लगाए हैं और जो पैसे आप खर्च कर रहे हैं और जो टाइम आप लगा रहे हैं, जो टाइम आप खर्च कर रहे हैं, उसके रिजल्ट में बन क्या रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, जब तक कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, आपकी कंपनी लॉस में है, राइट। उसको जब तक कि आप इस जगह पे नहीं पहुंचाएंगे जहां पे आपकी इनकम और एक्सपेंस बराबर हो, कम से कम बराबर हो, इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंस कम हो तो वो प्रॉफिट है, और जहां पे इनकम और एक्सपेंस बराबर हो जाते हैं उसको कहते हैं ब्रेक इवन। ब्रेक इवन कहते हैं उसको, कि अब हम एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जब हमारे इनकम और एक्सपेंस बराबर है, उसके बाद आप प्रॉफिट में आ जाते हैं अगर आप पैसे बनाना शुरू कर, ठीक है। तो जब तक कि आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो रही है, जब तक कि आप पैसे लॉस कर रहे हैं, इसको बर्न रेट कहते हैं, आपको पता होगा, हर स्टार्टअप बर्न करती है। ये सब की सब कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। अपने टाइम का भी ख्याल रखें, कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको किस वैल्यू के ऊपर आपने इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर डालना है, क्योंकि आप जो भी चीज बिल्ड कर रहे हैं या कंपनी का नाम बिल्ड कर रहे हैं तो वो भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी ब्रांड अपना बिल्ड कर रहे हैं तो वो एक कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आप सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं वो भी एक कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आप कोई चीज डिजाइन कर रहे हैं वो भी कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ये सारी काम जो आप कर रहे हैं इसके रिजल्ट में एक चीज बन रही है, उस चीज की एक वैल्यू है, और उसकी वैल्यू जो है वो आप जो टाइम और एफर्ट उसको बनाने में लगा रहे हैं वो उसकी वैल्यू में शामिल, ठीक है। सो स्टार्टअप एंड कैपिटल फ्लो
में सिंपल सी चीजें हैं कि आप इनिशियली पैसे लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, आप जब तक कि प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हैं, जब तक हर महीने आपका कुछ लॉस हो रहा है, तो वो आपकी जेब से जा रहे हैं पैसे, और ये सारी चीजें आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। जब तक कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में नहीं पहुंचती है, जब तक कि जो भी लॉस है आपका, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपने वो लॉस बर्दाश्त किया है उस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। सो दैट इज योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टार्टअप कॉस्ट। स्टार्टअप कॉस्ट में कि भाई शुरू में पैसे खर्च होंगे, लोगों को सैलरीज देंगे, अंटिल योर कंपनी इज मेकिंग मनी, तो वो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये सब की सब, और ये आपको पता होनी चाहिए कि मैंने कितनी की है। जब इन्वेस्टर से कभी डिस्कस होगी तो उसके सामने नंबर भी होने चाहिए कि भाई मैं इतने पैसे, इतना टाइम, इतनी एफर्ट, मेरे साथ 4 को फाउंडर लगे हुए, हमने इतना टाइम, इतनी एफर्ट लगाई है, ये बनाया है, जो भी बनाया है, तो इसकी कोई वैल्यू तो है ना। ओके, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, आपके लिए क्या जरूरी है, इंपॉर्टेंट वैल्यू एप्रिसिएशन। चीजों की वैल्यू बढ़ती कैसे है, तो मिसाल के तौर पे सोने की वैल्यू बढ़ती है मार्केट प्राइस से, राइट। मार्केट में जो भी सोने की वैल्यू हो, स्टॉक है तो स्टॉक की जो स्टॉक मार्केट में प्राइस है, उससे स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप समझें कि अगर आपके पास कोई एसेट्स हैं, इनटेंजिबल या टेंजिबल, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, करंट या लॉन्ग टर्म, दोनों इन सूरतों में उन चीजों की वैल्यू कैसे बढ़ती है या घटती है, ये आपको पता होना चाहिए। एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, एवरीथिंग दैट यू आर डीलिंग विद। नंबर 2, आपकी कंपनी के इनटेंजिबल एसेट्स क्या है। टेंजिबल एसेट तो सबको पता है, मैंने ये मग खरीद लिया तो ये टेंजिबल एसेट है, फोन खरीदा टेंजिबल एसेट है। लेकिन अगर मैंने अपनी कंपनी का जो अपना लोगो है, अपनी कंपनी का जो नाम है, वो प्रोटेक्ट करवाया अपना ट्रेडमार्क्स, सो दैट इज एन इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो आपको पता चलना चाहिए कि आपकी कंपनी के इनटेंजिबल एसेट्स क्या हैं। टेंजिबल एसेट बताने वाले तो आपको सारे मिल जाएंगे, इनटेंजिबल कौन कौन से, और फिर उन इनटेंजिबल एसेट के ऊपर की वैल्यू किन चीजों से बढ़ती है, किन चीजों से कम होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक लोगो बनाया अपनी कंपनी का और एक नाम है उसका, और वो कंपनी, आप उस लोगो को और उस नाम को आपने रजिस्टर करवाया, प्रॉपरली प्रोटेक्ट करवाया, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर 10 लाख लोगों को या 50 लाख लोगों को या 1 करोड़ लोगों को उस कंपनी का नाम मालूम है, तो वो नाम और एक वो स्टार्टअप जो आपने कल शुरू की है और उसकी किसी को भी उसका नाम नहीं पता है, उन दोनों की वैल्यू में फर्क है। ऐसे ही है ना, एक ही चीज है। आपने, आपकी एक कंपनी है जिसमें 1 करोड़ लोगों को उसका नाम पता है, और एक कंपनी है जो 10 लोगों को उसका नाम पता है, तो उन दोनों की ब्रांड वैल्यू डिफरेंट है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, और उसकी, और अभी हम आपके इंडिविजुअल सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे ताकि आप बता भी सकें कि आप क्या कर रहे हैं, तो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी चीजें बताएं, क्योंकि ये, इसका मकसद खाली ये नहीं है कि मैंने आपको एक लेक्चर देने और दैट्स अबाउट इट। ये बेसिक समझ के तो आपने अपने ऊपर अप्लाई करनी है, ठीक है, एप्लीकेशन देखनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो एसेट्स हैं, चाहे टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, ये करंट एसेट्स हो या करंट एसेट्स की भी वैल्यू बढ़ती और घटती है। मिसाल के तौर पे आपने यूएस डॉलर का अकाउंट खोल लिया, अब पाकिस्तानी रुपयों के अंदर यूएस डॉलर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरी बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू बट बढ़ या घट कैसे रही है, ठीक है। और आपका गोल एज एन एंटरप्रेन्योर ये है, एज अ फाउंडर, एज द सीईओ ऑफ द कंपनी, टू कंटिन्यू इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर। जितनी ज्यादा शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतना उनको मुनाफा होता जाएगा। हम लोग क्या समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में मुनाफा हो रहा है पाकिस्तान में, किस इतने पैसे आए, इतने पैसे गए, ये मुनाफा हो रहा है। नहीं, सिलिकॉन वैली के अंदर कंपनी की वैल्यू में इजाफा बैलेंस शीट के ऊपर होता है, नॉट ऑन एवरी क्वार्टर एंड एवरी मंथ एंड एवरी ईयर मेकिंग मनी और नॉट मेकिंग मनी, ठीक है। तो आप एज अ सीईओ, आपकी कमिटमेंट ये है कि ये जो शेयर होल्डर की वैल्यू है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ये बढ़ती जाए। जितनी ये बढ़ रही है उतनी आपकी कंपनी स्ट्रांग हो रही है, उतनी आपने अपने शेयर होल्डर्स को वैल्यू प्रोवाइड की, ठीक है। डिविडेंड भी होते हैं जो साल में प्रॉफिट देते हैं, लेकिन वो स्टार्टअप के केस के अंदर दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टअप के केस में बैलेंस शीट के ऊपर शेयर होल्डर की वैल्यू को इंक्रीज करना इज द गोल ऑफ एवरी सीईओ, ठीक है। अच्छा, अब बताएं, मैं यहां पे रुकता हूं। आप लोग क्या बिल्ड कर रहे हैं, आपके पास क्या एसेट्स हैं, कोई मुझे एग्जांपल देगा कि आप, मेरे पास ये एसेट्स हैं। हाँ जी। समझकुम। वालेकुम सलाम। जी सर सुहेल। मेरे
जी मेरे पास सर डोमेन है, जो स्टार्टअप में बना रहा हूँ उसका डोमेन मैंने दे दिया है कि ये तो असेट किस तौर पे इस्तेमाल होगा, राइट? करेक्ट। तो और जब एक इसकी डोमेन, जी, जी जब एक इसकी जब डोमेन इस जो है आपका इंटेंजिबल एसेट है। जी देखें, एग्जाम्पल देता हूं आपको। अगर आपके पास कहीं से win.com आ जाए, WIN win.com, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, राइट? लेकिन अगर windataxl.com आपके पास हो तो उसकी वैल्यू ना होने के बराबर होगी। तो खाली डोमेन नेम अकेला ही काफी नहीं है कि उसकी वैल्यू है। वो डोमेन नेम क्या है, ठीक है, और उसकी वैल्यू उसके नाम से डिटरमिन होती है। जी जैसे ठीक है। जैसे आपने अभी शायद नज़र भी आ रहा हो, मेरा स्टार्टअप है पी डैश बाजार, डोमेन मेरा एग्जैक्ट वही है, हम्म। .com। तो उस पे ये कमर्शलाइज भी होगा, तो एक्चुअली है बी टू बी कॉमर्स जो है जी प्लेटफॉर्म जी, बनाने का है ना, तो आगे इसमें ठीक है। काफ़ी चीज़ें करनी है। तो वो ये बात अभी हम नहीं कर सकते कि क्या क्या होना है, क्या सेट हाँ हाँ, करना जाहिर है, जाहिर है। बट यस, इट इज एन एसेट, एंड इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, इंटेंजिबल है क्योंकि वो फिजिकल कोई चीज नहीं है है, राइट? जिसको आप जाके बाजार में ऐसे ही बेच दें। वैसे बेच सकते हैं आप डोमेन नेम। पाकिस्तान से बाहर कई ममालिक ऐसे हैं जो डोमेन नेम को टेंजिबल एसेट मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। राइट सर, थैंक यू। हाँ जी, एनीबडी एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा जी, नाम वालेकुम शाहेली सलाम। है फ्रॉम डेक्स्टर टेक। जी। तो हमारी जो इंटेजिबल एसेट्स में आ जाते हैं कि हमारी एक डोमेन है और उसके पीछे जो हमने डेटाबेस बनाया हुआ है, वीपीएस होस्टिंग ली हुई है, वो भी एक प्रॉपर, मतलब कि एक नॉर्मल होस्टिंग से वो डिफरेंट होती है, तो वो भी एक इंटेंजिबल एसेट है। नहीं, वीपीएस होस्टिंग आपकी इंटेंजिबल एसेट नहीं है। वीपीएन होस्टिंग आपके एक्सपेंसेस हैं जो आपके बर्न रेट में शामिल हैं। दे आर नॉट डायरेक्टली आइदर इंक्रीजिंग देयर ओन वैल्यू और डिक्रीजिंग देयर वैल्यू। ठीक है, तो आपके जो वीपीएस है, अगर आपने सर्वर खरीदा हुआ होता, ये तो वीपीएस है ना। जी अगर जी। आपके पास अपना सर्वर होता तो फिर वो एसेट होता। अभी ये आपके एक्सपेंसेस हैं जो हर महीने आप उसकी वीपीएस के पैसे देते हैं। आपने सही है। माइक्रोसॉफ्ट के क्रेडिट्स के लिए अप्लाई किया? जी सर, अज़ूर प्रोग्राम के लिए बस रजिस्ट्रेशन हम इंशाल्लाह, आज मैंने क्या कहते हैं नेटेक्स वालों से बातचीत करके हो गया काम, इंशाल्लाह एक दो दिन में प्रोसेस हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। ठीक, अच्छा। और उसके अलावा जो टेंजिबल एसेट्स में हमारे पास आ जाते हैं कि जो हमने फ़ोन रखा हुआ है कि बेसिकली टेक्सचर के लिए, बिल्कुल। उसके जो भी टेक्सचर की मार्केट प्लेस, जो भी प्रोग्राम, जो भी उसकी डेवलपमेंट डिजाइनिंग वगैरह, या जो भी हम उसमें जो भी हमारे पास लैपटॉप्स और जो पल्स की टेक्नोलॉजी कर रहे हो, हमारे पास सारे टेंजिबल। वेरी गुड। आमतौर पे स्टार्टअप के पास बहुत थोड़े से टेंजिबल एसेट्स होते हैं। जाहिर है, पैसे तो इतने होते नहीं है कि चीज़ें खरीद खरीद के रखें, राइट? तो इस वजह से ज़्यादा चीज़ें जो आप लोग बिल्ड कर रहे होते हैं वो इनटेंजिबल होती हैं, क्योंकि वो अपने टाइम और एफर्ट को लगा के कुछ चीज़ बना रहे होते हैं। जी। ठीक है ना? अच्छा जी, किसी और का भी मैसेज था, मैं देख नहीं सका। आई हैव माई ओन प्रोडक्शन सेटअप एंड हैव माई ओन फार्म्स, सो नो नीड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ एनीथिंग फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन देखें, आपका जो फार्म है साजिद अली, वो एक अलग बिजनेस यूनिट है। और आप जो प्रोडक्शन यूनिट आपने बनाया हुआ है जिसमें जो कुछ भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक अलग प्रोडक्शन यूनिट है। यकीनी तौर पर आप ही दोनों के मालिक हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उसूली तौर पर फार्म के इनपुट और आउटपुट को अपनी कॉस्ट के ऊपर, अपनी वैल्यू के ऊपर देखना होता है, और जो प्रोडक्शन का सेटअप होता है उसकी अपनी इनपुट और आउटपुट दोनों को अलग मेजर करना होता है, जिससे आप बता सकते हैं कि दोनों बिजनेस जो हैं वो प्रॉफिट में जा रहे हैं या नहीं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप मिसाल के तौर पे कॉर्न उगा रहे हैं, ठीक है, और मकई, और मकई उगा के आप अपनी प्रोडक्शन कंपनी को दे देते हैं जो डब्बों में पैक करके उसको और आगे बेच देते हैं। अब क्योंकि कॉर्न आप उगा रहे हैं तो आप ये हिसाब नहीं रख रहे हैं कि मैं कितने पैसों पे अपने प्रोडक्शन यूनिट को ये कॉर्न दे रहा हूं। तो हो सकता है कि आप अपनी जो क्या कहते हैं अपना एनर्जी है वो प्रोडक्शन जो आपकी फार्म है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, और शायद उसकी ज़रूरत ना हो, और आप बाज़ार से और सस्ता, उससे भी सस्ता मकई लेके और अपना काम कर सकते। ठीक है ना? तो ये जो चीज़ें हैं इनको देखना पड़ता है कि प्रोडक्ट आप, यस, साजिदा पूछ रही हैं कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो एसेट में शामिल होंगी या नहीं। यस, अगर फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे आपने कपड़ा लिया और कपड़ा लेके उसको सी के और उसके गारमेंट्स बना लिए, तो जो कपड़ा आपने लिया जब वो आपके पास आया तो वो एक एसेट है, ठीक है, आपकी स्टॉक में रखा हुआ इन्वेंट्री में बगैर सिला हुआ कपड़ा, वो एक एसेट है एज अ रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल एसेट है। फिर आपने उसके ऊपर काम किया, मेहनत की, और उसके कपड़े बना दिए। अब ये कपड़े आपकी इन्वेंट्री में चले गए बेचने के लिए, लेकिन अभी बिके नहीं,
आपकी इन्वेंट्री में रखे हुए हैं, ठीक है। ये आपकी फिनिश गुड्स हैं, ये भी आपके एसेट्स हैं, अभी बेचे नहीं है, आपके पास रखे हुए। जब बिक जाएंगे तो कैश में आ जाए, कैश आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। और जितने पैसे का रॉ मटेरियल आया था उसके बदले में जितने जो जो आपका क्या कहते हैं फिनिश आपने बनाया, गारमेंट्स बनाए, उनकी जो कीमत है उसके अंदर काम करने वाले की उजरत शामिल हो जाएगी। तो 100 रुपए का कपड़ा आया, 100 रुपए की उजरत दी, तो अब आपका जो बन के तैयार हुआ उसकी कॉस्ट 200 रुपए है, ठीक है। बेचेंगे आप 300 में तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट आएगा। तो इस तरीके से आपका रॉ मटेरियल और आपका फिनिश गुड दोनों एसेट्स में रहते हैं जब तक बिक नहीं जाए, ठीक। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? सर ये मोहसिन का एक हाँ, क्वेश्चन मोहसिन है। का अच्छा सवाल है। कस्टमर डेटा कम्स इन दैट विल बी अवर एसेट इन ऑर्डर टू मेक अवर, एग्जैक्टली। अब बिल्कुल आपने सही कहा मोहसिन, कि अगर आपके पास कस्टमर डेटा है, आप अपने कस्टमर को बेहतर समझ सकते हैं और उससे वैल्यू क्रिएट हो सकती है, तो यकीनन एक एसेट है। ये एसेट इनटेंजिबल है लेकिन एसेट है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो आपको पता होगी कि उससे वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे। देखें, खाली विशफुल थिंकिंग से नहीं, वैल्यू का होना इस चीज पे मुनहसिर है कि आपको पता हो कि वो वैल्यू कैसे क्रिएट होगी। अगर आपको पता ही नहीं है कि वैल्यू कैसे क्रिएट होगी तो आप उसको कैसे इंटेंजिबल एसेट के अंदर शामिल करेंगे, ठीक है। ओके, आगे चलें। आगे आपको और भी सवालात के मौके मिलेंगे, आप फिक्र ना करें। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, ऑपरेशंस फ्लो। ऑपरेशन फ्लो भी बहुत आसान है। जैसे आपका कैपिटल फ्लो है, आपने चीजें ली, चीजें खरीदी, चीजें बेची, चीजें रखी, पैसे आपने लिए, इन्वेस्ट किए बिजनेस में, व्हाटएवर। प्रॉफिट एंड लॉस में आपका रेवेन्यू है, यानी जो पैसे आए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ रेवेन्यू से ही आए, और लोग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट स्ट्रीम्स इन द रेवेन्यू दैट यू मे हैव, नॉट अ सिंगल। फिर आपके एक्सपेंसेस हैं, जो पैसे आपने खर्च किए। मैं अभी जैसे वीपीएस की एग्जांपल दे रहे थे, तो वीपीएस आपका एक्सपेंस है। और फिर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमेशा किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम होता है कि आप कहें जी मैं इस महीने का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, इस क्वार्टर का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, इस साल का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, या टुडे। लेकिन टुडे इज नथिंग, आज का एक दिन का क्या प्रॉफिट एंड लॉस होगा। जब भी आप इन्वेस्टर से बात करेंगे, जब भी आप जो अपना पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं या आपके करंट शेयर होल्डर्स हैं, उनसे बात करेंगे, तो आप हमेशा एनुअल या क्वार्टर के ऊपर बात कर रहे होंगे। ज्यादातर बड़ी कंपनीज क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस करती हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती हैं उनकी, ठीक है। तो यानी हर 3 महीने, तो 3 महीने का या साल का, तो इस तरह ये प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर टर्मिनोलॉजी कुछ इस्तेमाल होती है जो मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बता देता हूँ। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट है कि अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप गारमेंट्स बना रहे हैं और 100 रुपए का आपने कपड़ा लगाया एक कुर्ता बनाने में, तो वो उसकी डायरेक्ट कॉस्ट है। जितने कुर्ते बनाते जाएंगे और उस पर 100 रुपए लगेंगे बनाने के, तो ये उसकी डायरेक्ट कॉस्ट है, जो आपको पता है कि हर कुर्ते के ऊपर आपने 100 रुपए का कपड़ा लगाया और 100 रुपए मजदूरी के दिए। सो विद एवरी प्रोडक्शन यूनिट यू कैन टेल व्हाट इज बीइंग स्पेंट ऑन इट, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है कि जिस फैक्ट्री के अंदर लोग काम कर रहे थे कुर्ते बनाने के लिए, उस फैक्ट्री की एयर कंडीशनिंग भी है, उसकी क्या कहते हैं बिजली है, उसकी और लवाजमात हैं, उसका किराया है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ये किसी एक सिंगल कुर्ते के ऊपर नहीं कैलकुलेट की जा सकती। हाँ, कि पूरे साल में अगर 10,000 कुर्ते बने तो पूरे साल की कॉस्ट को 10,000 से डिवाइड किया जा सकता है, वो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। वो हर कुर्ते पे नहीं खर्च हो रही है, वो ओवरऑल पे खर्च हो रही है। फिक्स और वेरिएबल में क्या फर्क है? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हर महीने आपने खर्च करनी है, चाहे आपकी बिक्री हो रही हो या नहीं हो रही हो। मिसाल के तौर पे फैक्ट्री है तो फैक्ट्री की बिल्डिंग का किराया हर महीने आप दे रहे हैं, वो फिक्स कॉस्ट है। हाँ, अगर आप फैक्ट्री बंद कर दें तब तो वो फिक्स कॉस्ट खत्म हो सकती है, लेकिन अदरवाइज अगर आप एक कुर्ता भी ना बनाएं तो भी आपको वो पैसे देने, ठीक है। सो दैट इज अ फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ये वो कॉस्ट होती है जो हर सेल यूनिट के साथ इस्टेब्लिश की जा सकती है। मिसाल के तौर पे आप कमीशन दे रहे हैं किसी को, ठीक है, तो कमीशन इज अ वेरिएबल कॉस्ट, यानी बिक्री होगी तो ये पैसे जाएंगे, बिक्री नहीं होगी तो ये पैसे नहीं जाएंगे। जबकि
रेंट वाला जो आप दे रहे हैं वो बिक्री हो या नहीं हो तो वो खर्चा हो रहा है। तो फिक्स कॉस्ट वो है जो आपने खर्च करनी करनी है रिगार्डलेस ऑफ योर इनकम, एंड वेरिएबल कॉस्ट वो है जो डायरेक्टली रिलेटेड है कि जितनी इनकम होगी उसी के हिसाब से हो। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप का उसकी कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम उसकी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हो और फिक्स कॉस्ट जीरो हो, यानी कोई चीज मंथ टू मंथ खर्च ना करनी पड़े फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम, और जितनी भी कॉस्ट हो वो सेल्स के साथ अटैच हो। जितना ज्यादा आप इस जीरो, तो जाहिर है काफी मुश्किल है अचीव करना, लेकिन जितना ज्यादा आप इसके करीब जाते जाएंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस जो है वो मैनेजेबल होता जाएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट है पीएनएल की टर्मिनोलॉजी में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सर्विसेज सोल्ड। तो जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है किसी भी चीज की, मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया कि एक कुर्ता बना रहे हैं आप, 100 रुपए का आपने कुर्ता का कपड़ा लगाया, 100 रुपए लेबर के दिए, तो ये उसकी डायरेक्ट कॉस्ट है। और तो जब आप वो कुर्ता बेचने जाएंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 200 रुपए होगी, 100 रुपए का कपड़ा और 100 रुपए लेबर, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कि जो 300 रुपए का हमने बेचा उसमें जो डायरेक्ट कॉस्ट थी वो 200 रुपए थी, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ उसके अंदर वो 100 रुपए का हुआ। ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज सोल्ड, मिसाल के तौर पे आप एक कंपनी को सर्विस दे रहे हैं कि आप उनकी फायरवॉल को टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके उनको रिपोर्ट देंगे कि ये फायरवॉल जो है इसमें क्या क्या वीक एरियाज हैं। मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, ये एक सर्विस है जो आप ऑफर कर रहे हैं। इस सर्विस की एक डायरेक्ट कॉस्ट है। अगर आप सोचें तो वो बंदा जो जाके फायरवॉल को चेक कर रहा है, जिसने टाइम लगाना है, जिसने अपना मॉनिटर करना है कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन हैं, किस किस के ऊपर कौन कौन से एक्सप्लॉइट चल रहे हैं, जिसने उस रिपोर्ट को देखना है, उसका टाइम लग रहा है ना डायरेक्ट। वो कितना टाइम है, अगर आपको पता ही नहीं हो कितना टाइम है और उसकी टाइम की क्या कीमत है, तो आप कैसे ये हिसाब लगाएंगे कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर यू, इवन जो लोग अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं उनके लिए, या जो लोग चीजें बेच रहे हैं उनके लिए। अच्छा, जो लोग सॉफ्टवेयर वाले प्लेटफॉर्म वाले बिजनेस में हैं, ऑनलाइन बना रहे हैं, उनके लिए शायद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन जो लोग चीजें खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो दुकान हो, या वो चीजें बना रहे हैं और बेच रहे हैं, या वो सर्विसेज बेच रहे हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि वो समझें कि उनकी जो कॉस्ट है एक सर्विस यूनिट को प्रोवाइड करने के लिए या एक यूनिट ऑफ सेल्स को प्रोवाइड करने के लिए वो कॉस्ट कितनी है। अगर ये नहीं पता तो आप यकीन करें आपको कुछ नहीं पता है कि आप प्रॉफिट में, लॉस में, आप अंधे कुएं में छलांग लगा चुके हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स के अंदर डायरेक्ट मटेरियल्स, लेबर आवर्स, सर्विस आवर्स, जैसे मैंने बताया आपको, प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो यूनिट्स के साथ अटैच किए जा सकते हैं, आप उनको लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे पिछले साल की जो आपकी फैक्ट्री के टोटल अखराजात थे उसको आपने पिछले साल की प्रोडक्शन से डिवाइड किया, तो आपको पर प्रोडक्शन यूनिट आपको एक पैसे मिल गए। ये आप उसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो इंक्लूडेड नहीं है वो एडमिन एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये इसमें शामिल नहीं। तो ये टर्मिनोलॉजी है प्रॉफिट एंड लॉस की। मैं सिर्फ आपको ये टर्म्स बताना चाह रहा था, आपकी समझ में आ जाए एग्जांपल्स के साथ कि ये क्या है। स्टार्टअप के पीएनएल इतना मुश्किल काम नहीं है। पीएनएल स्टार्टअप के लिए स्टार्ट ही नहीं होता जब तक कि प्रोडक्ट बिकना ना शुरू हो जाए मार्केट में। तो लिहाजा वो तमाम स्टार्टअप जिन्होंने भी प्रोडक्ट बेचना नहीं शुरू किया उनको पीएनएल से कुछ नहीं करना। पैसे हैं ही नहीं भाई, कहां से खर्च कहां से होंगे जब है ही नहीं, आ ही नहीं रहे। इससे पहले जो कुछ भी खर्च हो रहा है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जब तक कि आप प्रॉफिट नहीं बनाना शुरू कर देते। दिस इज ऑल योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट अंटिल स्टार्टअप बिकम्स प्रॉफिटेबल। लेकिन अगर आप पैसे बनाना शुरू कर दें और भले आप अभी प्रॉफिटेबल नहीं हुए हो, तो आपको पीएनएल बनाना लाजमी है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि हर महीने, हर क्वार्टर, हर साल कितने पैसे लूज कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टअप का पीएनएल शुरू में तो बिल्कुल भी उसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, लेकिन जब रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाए तो आपके पास पीएनएल होना चाहिए। और जब तक कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में नहीं आती तो जो लॉस हो रहा है वो कैपिटल लॉस कहलाता है। वो कैपिटल लॉस है जो आपकी बैलेंस शीट में नजर आएगा, भाई इस साल इतने पैसे जाए हुए, इस साल इतने पैसे जाए हुए। ऑफ कोर्स आपकी कोशिश ये होनी चाहिए ना हो, राइट, क्योंकि आपने शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ानी है। अब अगर आप शेयर होल्डर की वैल्यू, कैपिटल लॉस आपका होगा तो शेयर होल्डर की वैल्यू कम हो जाएगी ना। तो लिहाजा आपने कोशिश ये करनी है कि आपका लॉस ना हो। जो क्रिटिकल चीजें, एक तो मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा आपको पता होनी चाहिए, वेरिएबल हो या डायरेक्ट हो।
मिसाल के तौर पे आपने डिलीवरी करनी है। अब डिलीवरी करने के लिए आपके पास एक चॉइस ये है कि अपनी मोटरसाइकिलें खरीदें, अपने राइडर हायर करें और अपनी डिलीवरी खुद करें। लॉन्ग टर्म में शायद वो प्रॉफिटेबल हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपका कैपिटल जा रहा है, मोटरसाइकिल खरीदने पे जा रहा है, लोगों की सैलरी, आपके फिक्स एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, राइट। सो आपकी कोशिश होनी चाहिए किसी और कंपनी के राइडर से कर लें, भले थोड़ा सा नुकसान हो, वो नुकसान आप बर्दाश्त कर लें शुरू में, ताकि आपका बिजनेस एक ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहां आप कहें कि हाँ, अब अगर हम अपना राइडर रखें तो वी आर फाइन। सो अ सिंपल फार्मूला, लोग आपसे पैसे चार्ज कर रहे हो आउटकम्स के ऊपर, नॉट ऑन द नंबर ऑफ आवर्स। भाई ऐप बनानी है, ऐप बना के दो तो पैसे लो। ये नहीं कि मैंने आज 8 घंटे लगा दिए, कल 8 घंटे लगा दिया, हर रोज 8-8 घंटे के पैसे लेते जा रहे हैं, ऐप का पता नहीं, ठीक है। या मैंने 10 डिलीवरी की है तो 10 डिलीवरी के ये पैसे हो गए। ये नहीं कि मैं आज सारा दिन तो जी आपके पास बैठा हुआ था, 8 घंटे के पैसे देंगे। सो pay people based on outcomes, not on the number of hours. And then the other important thing is नो योर यूनिट इकोनॉमिक्स। कितने पैसे लगते हैं किसी चीज को डिलीवर करने में, एक यूनिट ऑफ सेल्स को। जब ये पता पड़ेगा आपको, तब ये मालूम चलेगा कि कितने बेचेंगे तो प्रॉफिटेबल होंगे। मिसाल मैंने आपको दी कि आपकी 10,000 रुपये महीना किराया जा रहा है, आपकी फैक्ट्री लगी हुई है गारमेंट की, 100 रुपये कुर्ते के कपड़े के होते हैं, 100 रुपये उसकी लेबर और ओवरहेड्स होते हैं, 200 रुपये की आपको कॉस्ट पड़ती है, आप 300 रुपये का बेचते हैं। इसका मतलब है कि हर कुर्ता जो आप बेच रहे हैं उस पर आपको 100 रुपए फायदा हो रहा है। तो 10,000 रुपए के मंथली एक्सपेंस को कवर करने के लिए आपको 100 कुर्ते बेचने पड़ेंगे, तब आप 10,000 रुपए बनाएंगे। अगर आप 100 कुर्ते नहीं बना रहे और बेच रहे हैं तो आप फैक्ट्री का खर्चा नहीं निकाल सकते। मिसाल दे रहा हूं, फैक्ट्री का खर्चा इससे कहीं ज्यादा होगा। मैंने आपके सामने एक सिंपल बात रखी है, जो कुछ भी आप डिलीवर कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, उसको डिलीवर करने में आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, ये आपको अगर नहीं पता है तो आप टोटल डाट। और जब ये पता पड़ जाएगा तो फिर आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी कंपनी को प्रॉफिटेबल होने में कितना टाइम लगेगा या कितना टाइम लगना चाहिए, और आप कितने यूनिट बेचेंगे तो आप प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, ये आपके लिए क्रिटिकल है, ये चारों चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। इससे पहले कि मैं कैश फ्लो में जाऊं, प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोगों के कोई सवालात हैं या कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं? प्रोडक्ट इन एसेट्स हैं साजिदा। अगर आप बाजार से खरीद के चीजें और आगे बेच रही हैं तो जो प्रोडक्ट आप खरीद रही हैं वो आपके एसेट्स हैं, जिस कॉस्ट पे आप खरीद रही हैं। तो अगर आपने 100 रुपए की चीज खरीदी है बाजार से 100 यूनिट, तो आपके 10,000 रुपए एसेट्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड योर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में पड़े हुए। जब आप उनको बेचती हैं तो वो इन्वेंट्री कैश में कन्वर्ट हो जाती है, तो जाहिर है प्रॉफिट में बेचेंगी तो आपके लिए फायदा होगा, नुकसान में बेचेंगी तो अच्छी बात नहीं है। एनीथिंग एल्स गाइस? आप लोगों की सब समझ में आ गया जी सर, यहाँ है? पे समझ में आ गया सर। वाह भाई वाह, आप लोग तो कमाल है भाई। कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी समझ में नहीं आया भाई? बाद में नहीं शिकायत करें कि मेरी समझ में नहीं आया। ओके, कैश फ्लो। कैश फ्लो भी अगेन बुनियादी तौर पर एक सिंपल सी चीज है। हाथ में कितने पैसे हैं, कितने पैसे आए, कितने पैसे गए। मेरे पास बैंक में 1,000 रुपए पड़े हुए थे, महीने के अंदर 10,000 रुपए की सेल की तो 11,000 रुपए हो गए, और अखराजात मेरे 6,000 रुपए हुए तो मुझे 5,000 रुपए की इनकम होगी। इनकम एंड एक्सपेंसेस आर नॉट कैश फ्लो। मैंने आपको बताया था कैश फ्लो में पैसे कितने आ रहे हैं और पैसे कितने गए हैं और आखिर में पैसे कितने बच गए। कैश फ्लो इसको कहते हैं। कैश फ्लो नेगेटिव में नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि पैसे ज्यादा चले जाएं और कम आए, क्योंकि जब पैसे हैं ही नहीं तो गए कहां से। आप सोचें, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है कि आप 10,000 रुपए आए और आप 20,000 रुपए खर्च कर दें? ये पॉसिबल है? नो। इनकम एंड एक्सपेंस नेगेटिव में हो सकता है कि इनकम कम थी, एक्सपेंसेस ज्यादा थे तो नेगेटिव में हो गया। कैश फ्लो नेगेटिव में नहीं हो सकता, क्योंकि कैश फ्लो की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए कहीं से तो पैसे लाने पड़ेंगे। अगर 10,000 रुपए की इनकम हुई और 20,000 रुपए खर्चा हुआ मिसाल के तौर पे, तो 10,000 रुपए आपने अपनी जेब से डाले ना, तो वो कैश इन है, वो शेयर होल्डर का लोन है, या आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी है। सो इट्स एन इन्वेस्टमेंट, सो इट शुड बी शोन इन द कैप इन द बैलेंस शीट कि भाई 10,000 रुपए आपने अपनी जेब से डाले। तो वो 10,000 रुपए किस लिए डाले आपने? अपने लॉस को कवर करने के लिए। दैट इज योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। सर आप कंपनी को, जो जी, 10,000 आ रहा है वो लाइबिलिटी भी तो हो सकती तो कैश में कहां से आएगी अगर लाइबिलिटी है तो? कैश का मकसद तो खर्चा करना है और जो पैसे आ रहे हैं उनको कलेक्ट करना है, तो लाइबिलिटी तो कैश नहीं है ना। नहीं सर, लाइबिलिटी कोई का तो लाइबिलिटी मतलब में है, हमने कुछ रखा हुआ हो। तो मैं वही तो बता रहा हूं आपको, लाइबिलिटी तो वही है ना
जो आपने कमिटमेंट की है लेकिन कैश नहीं गया है, हम्म। उसी को लायबिलिटी कह रहे हैं। तो कैश फ्लो में तो लायबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो ये कहा कि आपके पास 10,000 रुपए आए, 10,000 रुपए थे आपके पास और आपने 20,000 खर्च कर दिए, ये पॉसिबल है? मैं यस, बात कर यस सर, कि पॉसिबिलिटी तो एक खर्चा यानी कि एक्सपेंसेस हो गए लेकिन पे नहीं किए, ये हो सकता तो है। यार मैं तो यही तो बात आप समझ नहीं रहे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि पे नहीं किए हैं, मैं बात कर रहा हूँ 10,000 रुपए आए आपके पास और 20,000 रुपए आपने दे दिए किसी को, ये नहीं, मुमकिन है? नहीं मुमकिन, बिल्कुल नहीं। नहीं है। कहीं और से 10,000 डालने पड़ेंगे जब ही तो देंगे ना किसी को 20,000। ये मैं तो आपको वो 10,000 जो आप डालेंगे वो क्या है? कैश इन है। वो कैश इन है ना, आपने डाले, तो वो कहाँ जाएंगे? वो बैलेंस शीट पे जाएंगे कि आपने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिए ये 10,000। ठीक है, तो लिहाजा ये नहीं हो सकता कि कैश नेगेटिव में जाए। कैश जीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव में नहीं जा सकता। हाँ, आपका इनकम एक्सपेंस के पैसे आपने खर्च कर दिए, वादा कर लिया किसी से, अभी कैश दिया नहीं है, तो वो आपके इनकम एक्सपेंस में शो होगा। और बताएं, कोई मुश्किल समझ में आ रही हो? कैश फ्लो की टर्मिनोलॉजी भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कुछ चीजें आपको याद रखनी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जिनसे आप अपने ऑपरेशंस चलाते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जिनसे आप इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का मतलब ये है कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट है, राइट? अगर आप कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना रहे हैं, कोई चीज डिजाइन कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट है। ऑपरेशंस हैं कि आप प्रोडक्शन को चलाने के लिए, बेच सेल करने के लिए, कंपनी को मैनेज करने के लिए जो काम कर रहे हैं वो ऑपरेशंस। इन्वेस्टमेंट को हमेशा इन्वेस्टमेंट में रखना यूं जरूरी होता है कि वो आपकी बैलेंस शीट के ऊपर शो हो रहे होते हैं। इट इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज कन्वर्जन ऑफ एसेट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इस वजह से उसको इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कहते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जहां से आप पैसे बोरो करते हैं या किसी को देते हैं और उसका फिर आपको एक एक्सपेंस पे करना होता है। मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट रेट है, लोन के चार्जेस हैं, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आते हैं। वर्किंग कैपिटल वो पैसे होते हैं जो आप कंपनी के ऑपरेशनल एक्टिविटीज को, जो कि शुरू में लॉस में होती हैं, उनको कवर करने के लिए रखते हैं कि जी ये वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए ताकि हम जो डे टू डे सारी चीजें वो कर सकें, क्योंकि हर वक्त तो पैसे कैश हर जगह से नहीं आ रहे होंगे। तो लिहाजा हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए कि हम ऑपरेशंस को अपने मेंटेन कर सकें। बर्न रेट वो कॉस्ट है जो हर महीने आपने खर्च करने, जो पैसे हर महीने खर्च हो रहे हैं, आमतौर पे 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का एवरेज, या लास्ट मंथ का बर्न रेट वुड बी द बर्न रेट टुडे। ठीक है, तो बर्न रेट आपको मालूम होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको बर्न रेट नहीं पता है तो आपको ये नहीं पता कि आप कितने अरसे तक की आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके पास 50,000 रुपये पड़े हुए हैं और 5,000 रुपये हर महीने आप बर्न कर रहे हैं, तो आपका जो रनवे है वो 10 महीने का है। इसका मतलब है कि ये 50,000 रुपये 10 महीने तक की आपके 5,000 रुपये के बर्न रेट को कवर कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी कंपनी की बेसिकली कि आपकी कंपनी के जितने एसेट्स हैं उसके बदले में लायबिलिटीज। अगर आपकी कंपनी की लिक्विडिटी, आपके एसेट से ज्यादा लायबिलिटीज हैं, तो आपकी कंपनी बुनियादी तौर पर बैंकरप्ट है। यानी अगर आपने लोगों से 10,000 रुपये लेने और लोगों को 20,000 रुपये देने, तो बुनियादी तौर पर आपकी कंपनी लिक्विडेटेबल नहीं है। सो दैट इज लिक्विडिटी। कि आप और कैश फ्लो के अंदर सिर्फ लिक्विड कैश इस्तेमाल, लिक्विड चीजें इस्तेमाल होती हैं, नहीं कैश इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये कैश फ्लो की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। वैसे लिक्विडिटी बैलेंस शीट के ऊपर भी इस्तेमाल होती है। यहाँ पे सिर्फ कैश फ्लो की टर्मिनोलॉजी में इसलिए है कि लिक्विड का मतलब कैश है। ठीक है, स्टार्टअप के कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीन ही कैश फ्लो है। सो कीप ट्रैक ऑफ ऑल कैश एक्सपेंसेस। हमेशा डिसाइड करें कि ये एक्सपेंस है या कैपिटल है। कैपिटल है तो उसको बैलेंस शीट में आना चाहिए कि भाई ये पैसे जाया नहीं हुए, ये कन्वर्ट हो गए किसी चीज में। हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये टाइम लगा, एफर्ट लगी, ये सब कन्वर्ट हो रहे हैं किसी कैपिटल में। इनिशियली जब तक कि आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती, सॉरी, आपकी कंपनी बेचना नहीं शुरू करती, जब तक कि सारे एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि आपका सारा टाइम किस चीज पे लग रहा है? अपनी प्रोडक्ट बनाने पे। सो दैट इज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो बेचेंगे, ठीक है ना? तो जब आप इनिशियली प्रोडक्ट बेच नहीं रहे, जब सारे एक्सपेंसेस आपके कैपिटल एक्सपेंसेस हैं। एंटरप्रेन्योर के लिए कैश में जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज कि आपकी बर्न रेट क्या है, ठीक है, और आपका रनवे क्या है, और आप लिक्विड हैं कि नहीं। तो बर्न रेट अभी मैंने आपको बताया, रनवे भी आपको बता दिया। कैपिटल एक्सपेंसेस मस्ट इंक्रीज द वैल्यू। कैपिटल एक्सपेंसेस का मतलब ये नहीं है कि
जैसे वो अभी हम वीपीएस की बात कर रहे थे कि हर महीने दे रहे हैं, उससे प्रोडक्ट की वैल्यू में कोई इजाफा नहीं हो रहा। प्रोडक्ट की वैल्यू में तो इजाफा हो रहा है जो काम आप कर रहे हैं, उसको डिजाइन कर रहे हैं, उसकी कोडिंग कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। तो जो कैपिटल एक्सपेंसेस हैं उनकी खुसूसियत ये होती है कि वो आपकी जो इनटेंजिबल एसेट्स या टेंजिबल एसेट की वैल्यू में इजाफा कर दें। ठीक है। इक्विटी कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ कैश बट यूज इट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आप लोगों को शेयर दे सकते हैं अपनी कैश के बजाय। आप कह सकते हैं मैं कंपनी के 100 शेयर ले लो, लेकिन ऑलवेज यूज इक्विटी फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नॉट फॉर कि मैं यार किराया की मकान का किराया, ऑफिस का किराया देना है तो उसके बजाय उसको क्या कहते हैं अपना शेयर्स दे दें। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। कर सकते हैं आप, मतलब कोई ममानियत नहीं है, लेकिन नॉट अ गुड आइडिया। और जब भी लोगों को इक्विटी दें एज अ फाउंडर, ऑलवेज मेक द इक्विटी कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉट परसेंटेज। यानी ये नहीं कि मैं 5% इक्विटी दूंगा आपको कंपनी की। दैट इज ए, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, एंड बी, इट कैन नॉट बी डिसाइडेड एंड इट इज गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम फॉर यू। आप हमेशा कहेंगे कि जी मैं आपको 5 लाख रुपए के इक्विवेलेंट इक्विटी दूंगा, तो अगर अभी 1 रुपया है मेरे शेयर की कीमत तो मैं आपको 5 लाख रुपए, 5 लाख शेयर दूंगा। ठीक है। तो आप इक्विटी जो है वो हमेशा वैल्यू में देते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है कि हर कोई परसेंटेजेस में बात कर रहा होता है। क्विक रिकैप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट 3 टाइप ऑफ फाइनेंशियल फ्लोज: कैपिटल, कैश एंड ऑपरेशनल। ठीक है। ऑपरेशनल का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस, कैश का मतलब है कैश इन हैंड, और कैपिटल का मतलब है इन्वेस्टमेंट, आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर वैल्यू। अगर आप शेयर होल्डर की वैल्यू नहीं बढ़ा रहे हैं देन यू आर लूजिंग द बैटल। सो आपको बैलेंस शीट के ऊपर बहुत कड़ी नजर रखनी है कि आपकी एसेट्स कंपेयर टू लायबिलिटीज, कि आप आर यू एडिंग वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर्स और नॉट। फॉर टेक स्टार्टअप्स द गेम इज ऑन बैलेंस शीट, नॉट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। ये मैं हर एक को पाकिस्तान में बड़ा समझाता हूं कि भाई सिलिकॉन वैली का गेम बैलेंस शीट के ऊपर है, प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं है। ट्विटर ने पता नहीं कितने अरसे पैसे नहीं बनाए, शायद अभी भी नहीं बना रहा, आई डोंट नो। अमेजॉन ने पता नहीं कितने अरसे पैसे नहीं बनाए, लेकिन बैलेंस शीट बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। बैलेंस शीट ही इज द गेम, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस। अगर फाइनेंस आपको बोरिंग भी लगती है तो भी लर्न अबाउट फाइनेंसेस। आज जो मैंने चीजें बताई हैं आपको, उनके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करें, खुद समझने की कोशिश करें, ताकि आप फाइनेंस को समझ सकें। बोरिंग चीजें उस वक्त लगती हैं जब इंसान को पता नहीं होती। जब इंसान की समझ में आने लगता है तो फिर बोरिंग नहीं लगती। ठीक है। तो प्लीज अपनी थोड़ा सा अपने आप को पुश करें, क्योंकि विदाउट नोइंग द फाइनेंस यू कैन नॉट बी अ सीईओ। आपने अगर अपनी कंपनी का सीईओ बनना है, आपने अपनी कंपनी को चलाना है, तो यू नीड टू, यू मस्ट अंडरस्टैंड फाइनेंसेस। और अगर आज की वीडियो जो समझ में नहीं आई हो चीजें, तो वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। तो ये तो था मेरी तरफ से। लेट्स टॉक अबाउट यू गाइस, क्योंकि मेरे ख्याल में आप लोगों के पास काफी सवालात होंगे। तो व्हाट टू डू नेक्स्ट? लुक एट 3 सैंपल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट कैसे होती है, पीएनएल कैसे होता है, कैश फ्लो कैसे होता है। नाउ इट विल मेक मोर सेंस टू यू। अपनी खुद की बैलेंस शीट, अपनी खुद का पीएनएल, अपने खुद के कैश फ्लो का एक फॉर्मेट एक्सेल शीट में तैयार करें अपने लिए, जस्ट फॉर यू। और 2 घंटे चैट जीपीटी पे लगाएं जो टर्म्स मैंने आज इस्तेमाल किए उनको समझने के लिए, क्योंकि जाहिर है मैंने तो सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में नहीं समझा पाया हूँगा, लेकिन जब आप खुद से चैट जीपीटी से सवाल करके चीजें समझ रहे होंगे तो आपकी समझ में ज्यादा आएंगी।